पूछ दिया जाए कि 2H2 प्लस O2 आपका 2H2O, यानी अगर ये प्रश्न ऐसे आप समीकरण से समझ दे रहे हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि 20 लीटर हाइड्रोजन है और 10 लीटर ऑक्सीजन है, परस्पर अगर अभिक्रिया करते हैं तो कितने आपको लीटर जल का निर्माण होगा। तो ये मत कहना कि 20, 10, 30 लीटर, ऐसा नहीं होता है। इसको समझने उसी प्रकार आपको एक चीज़ पूछ दिया जाए कि 10 लीटर नाइट्रोजन है और आपको 35 लीटर हाइड्रोजन है और बंद पात्र में है, अगर अभिक्रिया करेंगे तो कितने लीटर आपको अमोनिया गैस का निर्माण होगा। तो ये समझिएगा कि 10 लीटर नाइट्रोजन और 30 लीटर हाइड्रोजन ये परस्पर अभिक्रिया करके 20 लीटर अमोनिया गैस का निर्माण करेंगे। और चूंकि 5 लीटर उसमें 35 लीटर बताया गया था उसमें आपका हाइड्रोजन गैस, तो 5 लीटर हाइड्रोजन गैस भी शेष बची रह जाएगी। तो कुल आयतन पूछता है तो 25 होगा। और अमोनिया कितनी निर्माण होगी, तो 20 लीटर अमोनिया का निर्माण होगी। तो इस तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इस ऐसे समीकरणों को इसको समझने के लिए पहले हम लोग आपको रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नियमों का पालन होता है, उन नियमों को समझने का प्रयास किया जाए। तो संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे हम लोग। और रासायनिक संयोग का एक नियम होता है द्रव्य विनाशता का नियम। ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्य उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको द्रव्य संरक्षित रहता है। यानी जितनी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्य भाग लेगा उतना ही द्रव्य उत्पन्न होता है। इस नियम को ही द्रव्य अविनाशता का नियम कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कि E बराबर mc² होता है, लेकिन यह आपको नाभिकीय अभिक्रिया में इस नियम का पालन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य आपको नष्ट नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान भाग लेता है उतना ही उत्पन्न होता है। इस नियम को सबसे पहले रशियन वैज्ञानिक लामनोसोव ने दिया था। तो कहीं लोमनोसोव लिखा होगा, कहीं लामनासोव लिखा होगा, कहीं लामनासोव लिखा होगा, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इस नियम को आपको लामनासोव ने दिया था। और ये नियम यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों का द्रव्यमान बराबर रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान। अगर ये चीज़ दे दिया जाए कि आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कितना ग्राम जल बनेगा, तो दोनों को जो बताना होगा कि 18 ग्राम जल बनेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में आपको द्रव्य नष्ट नहीं होते हैं। उसी प्रकार ये कह दिया जाए कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और आपको गर्म करने पर 5.6 ग्राम आपको कली चूना यानी CaO देता है, तो आपको कितना ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, तो घटा करके 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। अब इसको अगर कितना आयतन पूछता है कि उसका आयतन कितना होगा, तो याद रखिएगा कि 44 ग्राम यानी 44 ग्राम जो अणुभार होता है उसका आयतन आपको 22.4 लीटर होता है। इसलिए 4.4 ग्राम का आयतन अगर पूछ रहा है तो 22.4 बटा 44 गुणे 4.4 कट करके 2.24 लीटर आयतन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन निकालते समय ध्यान रखना होगा कि आपको 1 मोल यानी अणु भार के बराबर द्रव्यमान होता है, तब उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। और इस तथ्य को ध्यान में रख करके आप सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार अगर ये दिया जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट 170 ग्राम है और उसको सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, 143.5 ग्राम आपको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होती है और 85 ग्राम जो होता है आपको सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो प्रयुक्त सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात आपको 170 घटा देंगे, यानी 58.5 ग्राम क्या होगी आपको सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होगा। तो ये द्रव्य अविनाशता के नियम के आधार पर ही आपको इसको निकालेंगे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है 3-4 नियम। ये पहला नियम क्या था, आपको द्रव्य अविनाशता का नियम था। किसने दिया था, तो रशियन वैज्ञानिक आपको लामनासोव ने दिया था, ठीक ना।
तो इसको दिया था। इसको प्रयोग द्वारा पुष्टि किसने की थी? तो लैंडोल्ड ने इसको प्रयोग द्वारा पुष्ट किया था। अब जो विशेष तरह से आगे आपको जो इसमें से जाता है वो आपको स्थिर अनुपात का नियम आता है। स्थिर अनुपात का नियम, एक नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात को नियम किसने दिया था? तो आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक आपको प्राउस्ट कहीं लिखा होगा आपका, तो गुणित अनुपात का नियम। और एक नियम है आपका तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं इसको, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम को आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक आपको प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम देखिएगा, अब ये तीनों नियमों को इसलिए लिखे हैं कि तीनों नियमों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लड़कों को समझने में, और ऐसे से गणना करके निकालेंगे तो समय बहुत नुकसान जाएगा। इसमें ट्रिक समझिए कि इसमें देखिएगा, जब एक यौगिक के विषय में कोई चर्चा कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने, नाइट्रोजन के 1 ऑक्साइड के 5 नमूने, ठीक ना, तो अगर एक यौगिक के विभिन्न नमूने के विषय में चर्चा करेगा, कहीं प्रश्न पूछा जाएगा तो तुरंत आप वहाँ स्थिर अनुपात के नियम बताइएगा। क्या मैं बताया कि जब एक यौगिक के भिन्न भिन्न नमूने के विषय में, जब एक ही यौगिक के विषय में चर्चा किया जाएगा तभी क्या होगा, वहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम लागू होगा। और इस नियम को किसने दिया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आपको प्राउस्ट ने दिया था। तो यह नियम एक यौगिक के विषय में होता है। जहाँ तक गुणित अनुपात को इंग्लिश वैज्ञानिक यानी इंग्लैंड का वैज्ञानिक आपको जॉन डाल्टन ने दिए थे। यह नियम आपको जब आपका 2 तत्वों के बीच एक से अधिक यौगिक की चर्चा करेगा, इसमें एक यौगिक की चर्चा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने, शीशे के ऑक्साइड के 5 नमूने। जब ऑक्साइडो शब्द कह देगा तो ऑक्साइडो को मतलब एक से अधिक ऑक्साइड हो जाएंगे, तो इसके मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको गुणित अनुपात के नियम लागू हो जाएगा। जब ऑक्साइडो कह दिया इसके मतलब कि एक से अधिक ऑक्साइड हो गए, और एक ऑक्साइड के विषय में चर्चा करेगा तो वहाँ स्थिर अनुपात का नियम होगा। तो चाहे ऑक्साइडो कह दे या ये कहिए कि 2 तत्वों के बीच एक से अधिक यौगिक के विषय में चर्चा होगा तो वहाँ पर आपको गुणित अनुपात का नियम लागू होगा। जैसे आपको नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, आपको नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो एक ही नाइट्रोजन के ये 5 ऑक्साइड हुए, तो ऐसे करके चर्चा कर दिया जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ क्या होगा, वहाँ गुणित अनुपात के नियम लागू होगा। यानी 2 तत्वों के बीच एक से अधिक यौगिक की जब भी चर्चा होगी, ठीक ना, CO, CO2, SO2, SO3 या आपका N2O, NO, N2O5, N2O3, NO, N2O4 ऐसे करके चर्चा होगा तो वहाँ पर गुणित अनुपात का नियम लागू होगा। और तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात में आपको देखना क्या है कि इसमें 3 तत्व होना चाहिए। तत्व तो समझ रहे हैं ना, तो 3 तत्व के परमाणु उसमें दिखाई देना चाहिए। और 2 यौगिक में, तो 2 तत्वों के बीच आपका जैसे 2 यौगिक में आपको एक तत्व कॉमन होगा, तो तीसरा जो यौगिक होगा, शेष जो तत्व जो कॉमन नहीं है उनके बीच बनेगा। जैसे उदाहरण के समझ में जाए कि जैसे CO2 दे देगा, आपका CO2 देगा और H2O देगा, तो O इसमें कॉमन है, तो तीसरा यौगिक किसमें बनेगा, CH4 ऐसे करके बनेगा। जो कॉमन नहीं है उसमें बनेगा। जैसे SO2 दिया, CO2 हुआ, तो तीसरा यौगिक क्या हुआ, CH2, इनके बीच होगा, तो वहीं पर क्या होता है, आपका गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। यानी गुणित अनुपात में 3 तत्व होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, इसमें ट्रिक है कि 2 यौगिक में तो एक तत्व कॉमन होगा, लेकिन तीसरे में वो तत्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, तब तुल्य अनुपात का नियम लागू नहीं होगा। 2 यौगिक में एक तत्व कॉमन होगा तो तीसरे यौगिक में शेष 2 तत्व ही होना चाहिए। इस तथ्य को समझेंगे तभी वहाँ पर ऐसे सवाल करने लगेंगे तो समय नुकसान हो जाएगा। आपको मात्र जैसे समझा रहे हैं उसी तरह से करना है कि
तीसरे यौगिक में आपको जो दो तत्व शेष रह गए हैं उनके बीच यौगिक बनता है। इस प्रकार इस तीनों नियम को, इस अनुपात को नियम को किसने दिया था? तो आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया था। तुलित आपका गुणित अनुपात को नियम को किसने दिया था? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक आपको जॉन डाल्टन ने दिया था। और तुल्य व्युत्क्रम अनुपात को आपको जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिया था। तो इसके आधार पर ये तीन वैज्ञानिक हैं और इनके नियमों को आप इस ट्रिक के आधार पर ही हल करेंगे अगर इस क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, अन्यथा आप उलझ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इसके आधार पर ही जो समझाया है, इसी के आधार पर आपको इनके बीच चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि तीन आपका तत्व के बीच यौगिक हो, और उसमें क्या बता रहे थे कि दो यौगिक में तो एक तत्व कॉमन होगा, तो तीसरा शेष दो तत्वों के बीच बनेगा, तो उस समय क्या होगा? आपका तुल्य अनुपात का नियम लागू होता है। तो ऐसे करके तुल्य अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम और इस अनुपात के नियम के विषय में समझ लेंगे। जहाँ तक एक और नियम पढ़ना है जिसमें गेलुसाक का गैस आयतन संबंधित नियम है। यह नियम यही कहता है कि जब दो गैस आपस में क्रिया करके गैस बनाए, जब दो गैस आपस में क्रिया करके गैस बनाती है, तो वहीं पर गेलुसाक के गैस आयतन संबंधित नियम लागू होता है। और उसी आधार पर उसी विषय में पहले प्रश्न उठाए थे, ठीक ना। तो जैसे आपका H2 है और I2 है, दोनों क्रिया करके HI बनाती है, तो H2 भी गैस अवस्था में, I2 भी गैस अवस्था में, आवास के वाष्प से ही अभिक्रिया होती है और HI भी गैस अवस्था में प्राप्त होता है। और इस स्थिति में आपको अगर H2 का और I2 है, इस पर देखिए यहाँ पर जो होता है वही उसका मोल होता है, तो एक एक मोल है और यहाँ 2HI बनेगा, इसके यहाँ 2 मोल बन जाएंगे। इसलिए अगर 10 लीटर होगा, ये 10 लीटर होगा तो 20 लीटर बनेगा। यहाँ 2 है तो डबल करना होगा, इसलिए डबल कर रहे हैं यहाँ। लेकिन अगर N2 है, 3H2 है, तो यहाँ 2NH3 बनता है। इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल तो 2 मोल है, इसलिए इसका 10 लीटर तो इसका 30 लीटर का से क्रिया करेगा और बनेगा 20 लीटर। यहाँ 1, 3, 2 है, इसी अनुपात में बनता है, इसलिए 10 लीटर होगा तो 30 लीटर से क्रिया करेगा, बनेगा 20 लीटर। 5 लीटर होगा तो 15 लीटर से क्रिया करेगा और बनेगा 10 लीटर। तो ऐसे करके मैंने जो जितना इसका लेंगे उसका डबल करके इसको बताएंगे। तो इस तथ्य को भूल मत करिएगा, इसी के आधार पर और इसी अनुपात में क्रिया करेगा। अगर शेष गैस कोई अधिक भी होगी तो उतनी शेष उसमें बच जाएगी। तो इस तथ्य को आप ध्यान रख करके ही आप समझाएंगे। उसी प्रकार आपका अगर 2CO है प्लस O2 है और 2CO2 बनता है, तो इसमें भी ये अगर 20 लीटर होगा तो ये कितना ही बनेगा? 20 लीटर ही बनेगा और ये 10 लीटर से आपको क्रिया करेगा। तो इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना, कि आपका अगर ये चीज़ दिया जाए कि 100 लीटर CO2 प्राप्त करना है तो कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 50 लीटर की आवश्यकता होगी। और अगर CO की कहेगा तो उसके लिए 100 लीटर की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए अगर 20 लीटर अमोनिया बनाना है तो कितने लीटर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी? तो आपको 20 लीटर अमोनिया बनाना है तो 10 लीटर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। और हाइड्रोजन कितने लीटर की आवश्यकता होगी? तो 30 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो